खाली प्रेजेंटेशन ना हो, और साथ ही साथ वो कन्वर्सेशन कई बार मनोरंजक भी हो। ऐसा नहीं हो कि जो मैंने टॉपिक उठाया था वो एक उसमें उसी के आसपास अराउंड घूमता रहे। तो थिंग्स आर लाइक कि जो मैंने थोड़े बहुत लोगों को पढ़ा है, ज्यादा मैं बहुत रीडिंग का समय नहीं निकाल पाई। मैंने शिवानी जी को पढ़ा है, और मैंने अमृता प्रीतम जी को पढ़ा है। जब नॉवल की बात आती है तो मैंने अज्ञे जी का नॉवल पढ़ा है। तो मैंने देखा वो बंधे नहीं रहते हैं, उसी के आसपास नहीं घूमते हैं। बहुत सारे इवेंट्स आपके सामने एकदम से एपिसोड जैसे आने लगते हैं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड इन्हीं छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा। अब जो दूसरे की शुरुआत की है, क्योंकि वो वो शायद मैं अपने फादर को डेडिकेट करने वाली हूँ, और भगवान चाहे वो मैं पूरा कर पाऊँ उसी ईमानदारी से जिस ईमानदारी से मेरे मन के विचार आए हैं। वो एक नए फ्लेवर के साथ होगा, वो एक दूसरी विधा तो नहीं कहूंगी, लेकिन दूसरे मूड के साथ होगा। तो बस इतना ही कह पाऊंगी। अभी बहुत ज्यादा कहने लायक स्थिति में नहीं हूँ, जब तक मेरे नॉवल को पसंद न किया जाए और लोग उसके ऊपर कोई टिप्पणी न दे दें। बिल्कुल, बेशक आपके नॉवल को पसंद किया जाएगा। निधि, मैं और निधि 2 मिनट ले सकती हूँ? रंजना जी, हाँ जी, मैं आपको सुनने के बाद ही आपकी इतनी बड़ी फैन हो गई। मुझे लग रहा है वो जल्दी नॉवल आए और मैं पढ़ूं। इट्स रियली मैं आपकी फैन हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरबद्ध रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी, और ये सारा क्रेडिट देना चाहूंगी करण जी को भी। आज आपसे मुलाकात हुई, बेशक मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत मन से आपको धन्यवाद दूंगी। और ये इसमें मैं फिर से अपनी माँ का आशीर्वाद मानूंगी कि शायद मैंने उन्हें अभी उनके दुनिया से जाने के बाद डेडिकेट किया, लेकिन उनका आशीर्वाद है कि आप लोग अभी से उसको इतना सराह रहे हैं। ये मेरी माँ है उसमें। हमारी अग्रिम बधाइयां हैं आपको, और ये बुक बहुत ही हिट जाएगी। और आपकी जो अगली पुस्तक है उसके लिए भी हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं। और जो मैं आपने अपनी नॉवल बुक नहीं दिखा पाई, क्योंकि करण जब उसको देंगे तब मैं उसका पोस्टर कहीं ना कहीं जरूर डालूंगी। मेरे पास पोस्टर है, बट आई डू नॉट नो हाउ टू डिस्प्ले। एंड यहाँ और जरूर मेंशन करना चाहूंगी, I can make you host if it's there in your system. नाइस। करण, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, जी, मेरे जी। गेस्ट मेरा इंतजार कर रहे हैं। बस हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगी, एक चीज का क्रेडिट और देना चाहूंगी कि मेरी बुक का कवर पेज मेरी स्कूल की स्टूडेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया कि बेटा एक कहानी लिख रहे हैं, वो किसी एक लेडी के ऊपर है, वो परेशान है, लेकिन वो उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहती, क्या मेरे लिए ड्राइंग करोगी? एंड उस बच्ची के लिए जरूर आप उसको देखना चाहिएगा। आप चाहे कवर खोल के अंदर से ना पढ़े, लेकिन मेरे कवर के लिए जरूर थैंक यू बोलिएगा कुछ। उसको बहुत बहुत शाबाशी और बहुत बहुत बधाई उस बच्ची को। तो हमारी तरफ से उसको जरूर बधाई दीजिएगा जरूर कवर पेज के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, आप इस मंच से जुड़ी और आपने अपनी जो भी बुक के बारे में शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसी के साथ अपनी अगली गेस्ट को बुलाती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल। निधि जी हमारे साथ बेस्ट विशेस। निधि जी हमारे साथ सारिका जी भी जुड़ी हैं, अगर आप उनको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि मेरे को उनका सेशन लेना पड़ा बिकॉज ऑफ द टाइम। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्कार सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारिका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हाँ, आ रही है। सारिका जी भी हमारी पैनलिस्ट में से एक हैं, और सारिका जी भी बहुत सुंदर लिखती हैं, और इनके जो लेख हैं वो पुस्तकों में और न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन लेखिका हैं। तो सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और करण जी से मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मेरी ड्यूटी थी और घर आते आते 5:15 हो गया। तो सॉरी, मैं आज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैसेज दे दिया था, तो मैं 6 बजे से ड्यूटी पे थी, तो अभी जस्ट घर आई हूँ। जी, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और अब अगली बार से मैं मतलब शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पहले से अपने लिए नहीं कोई बात नहीं। तो अभी हमारे 2 और प्रेजेंटेशन है, 2 हमारे साथ बहुत अच्छे लेखक जुड़ेंगे, डॉक्टर मनीषा जी और एकता जी। और अगर उसमें भी अगर कोई सवाल हो आपका, तो आप बिल्कुल उनसे कुछ कर सकते हैं। निधि जी के साथ आप को एक्सपर्ट भी बन सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हो। पहले तो मैं देखूंगी, क्योंकि पहला है, मैं अभी तक रेडियो पे बोलना अलग बात है, और ये जो साहित्य के क्षेत्र में बढ़ना और बोलना, ये इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। जो निधि कर रही है बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को वो सुनते देख रही हूँ, तो वो बिल्कुल अलग क्षेत्र है, और मैं सीखूंगी, शायद करण जी के साथ रहूंगी तो शायद
कुछ अच्छा Sure. कर लूंगी मैं भी औरों की तरह। स्वागत है आपका। निधि जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। तो मैं अपनी अगली जो वक्ता हैं उनको आमंत्रित करती हूँ और उनका नाम है मनीषा यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी एक लेखिका, एक कवित्री होने के साथ साथ एक रेकी हीलर भी हैं और प्रेरक प्रवक्ता भी हैं। अभी तक इनके 3 काव्य संकलन और एक जीवनी प्रकाशित हो चुकी है। तो आइए इनके साझा संग्रह शताक्षी की बगिया के विषय में जान। साक्षी इसी सोच कि हमें एक नए लोग हैं वो आए सामने और उनको मंच मिले, क्योंकि यूजुअली जितने भी मंच हैं वो सब मंझे हुए कलाकारों को देता है, कोई भी नए लोगों को आगे नहीं आने देता। इसलिए हमने शताक्षी को शुरू किया और उसमें हमने अलग अलग इवेंट्स करते हैं, उसमें कुछ पोएट्रीज आती हैं, उनको भी इस शताक्षी की बगिया बुक में कंपाइल किया है, और कुछ लोगों ने खुद अपने आप की हमारी भी छपवा दीजिए करके, जिसमें से एक तो बहुत बड़ी बात है, एट द एज ऑफ 70 एक आंटी ने अपने आप को कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी भी कहीं बुक में दर्ज हो, कहीं मैं कह सकूं कि मेरे नाम की भी एक कविता एक किताब में है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि 70 साल में आकर के उन्होंने अपना सपना जीने की कोशिश करी है, तो उनको भी हमने, बल्कि शुरुआत में ही उन्हीं की कविता से ही शुरुआत करी है हमने। तो ये शताक्षी की बगिया, जिसको हमने एक इनिशिएटिव को रन करना शुरू किया, करण जी का साथ मिलकर के वो इनिशिएटिव साकार रूप में आ पाया। मैं एक्चुअली दिल्ली में हूँ तो बुक मैं साथ में नहीं ला पाई, तो मैं दिखा नहीं सकती। अदरवाइज अगर मेरे पास बुक का कवर की पिक है, अगर करण जी वो है तो मैं पिक दिखा सकती हूँ। हाँ जी श्योर, आप शेयर कीजिए प्लीज। को होस्ट बनाना पड़ेगा ना करण जी को पहले। मैंने आपको होस्ट बना दिया डॉक्टर मनीषा, आप शेयर कर सकते हैं। मिला? नहीं, पिक ही नहीं मिला है अभी तक। ये मैंने फोन पे तो लगा दिया है, अगर आपको दिख रही है तो। हाँ, एक मिनट, मेरी वीडियो में दिख रहा होगा आपको। दिख नहीं रही करण जी। एक, इज इट विजिबल नाउ? हाँ हाँ, अब दिख रहा है। मेरे ख्याल शताक्षी की बगिया। इधर उधर चला गया है पिक, वरना मैं काशा एंटरटेनमेंट के प्रोफाइल पे भी ये सभी कवर ये पेज हैं, तो आप लोग वहां पे भी सभी की देख सकते हैं कवर पेजेस। और ठीक। करण इसका डिस्प्ले ऑन कर दीजिए। यस, ये बहुत ही सुंदर कवर पेज है। बहुत सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत नाइस, वेरी नाइस। ये करण जी की मेहनत है।
थैंक यू, थैंक यू। करण जी ने खुद नहीं, पूरी मेहनत इन्हीं की है जिन्होंने हमारे साथ लगे रहे और हम पे इतना ट्रस्ट किया। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि इनके साथ हमने बुक किया। और थैंक यू सो मच कि आज आपने बिजी शेड्यूल में से भी अपना टाइम निकाला इस कार्यक्रम के लिए। बहुत शॉर्ट नोटिस था बट फिर भी आपने इसको मैनेज काश किया। थैंक यू। एंटरटेनमेंट के उस मंच पे आना इसका बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। इतना कुछ सीखने को मिलता है इस मंच से हमें कि खुद ही मन करता है कि हम आ जाएं। और इसके कवर पेज का कहूंगी, जब मैंने ये सोचा था शताक्षी की बगिया, तो मुझे नहीं पता था कि करण जी इतनी खूबसूरत खूबसूरत फोटो मुझे भेजेंगे कि मुझे चूज करने में मुश्किल होगी। मतलब वो कवर पेज से ही समझ में आता है कि हाँ कुछ बागबानी टाइप की हो रही है और कुछ पौधे उग रहे हैं। तो वो कवर पेज से पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि क्या सोच उसके पीछे है। जी तो थैंक यू करण जी कि आपने हमारा साथ इस बुक को आगे बिल्कुल लाने। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि ये आपने हम पे साझा ट्रस्ट किया। संग्रह है, जी ये साझा संग्रह है। हाँ जी, साझा संग्रह है। थैंक यू मनीषा जी, आपने इतनी सुंदर साझा संघ के बारे में हम सबके साथ शेयर किया और आपको बहुत बहुत बधाई हो और ये पुस्तक ऊंचाइयों को छुए। और मेरा एक सवाल है, मैं भी एक कंपाइलर हूँ, बहुत सारी लोगों को इकट्ठा करके और फिर उनके काम को बिल्कुल सेट करके और लोगों के आगे रखना, और ये एक बहुत बड़ा काम होता है, एक जिम्मेदारी का काम है। तो कभी आपको ऐसा लगा, ये आप मंच भी चला रहे हो, तो कभी आपको लगा कि हाँ कुछ कोई हमारे इसमें और कुछ और भी ऐड होना चाहिए, या इस मंच का और भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए इसके जो आप कर रहे हैं इसके अतिरिक्त? निधि जी, एक्चुअली इस मंच में मैं अकेली नहीं हूँ, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं है इस काम को करना, बिकॉज मेरे साथ मेरी 2 और साथी हैं, जिसमें से बहुत एक बढ़िया। अब राइटर के फॉर्म में आने वाली हैं काशा की वजह से ही। काशा एंटरटेनमेंट उनको एस्टैब्लिश राइटर बना रहा है। लिखती वो बहुत सालों से हैं, लेकिन एस्टैब्लिश राइटर तब हो जाता है जब बुक आ जाती है। तो काशा एंटरटेनमेंट उनका साथ दे रहा है इसमें, और वो भी बहुत बड़ी बात है। और जी जी। दूसरी हमारी और मैं उसके बारे में भी, अब आपने जिक्र किया है तो हम आरती मित्तल जी के साथ में जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम उनकी बुक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और जिसका नाम है अनमोल रिश्ते, और जिसकी हम बहुत ही ग्रैंड लॉन्च भी कर रहे हैं ऑन 6th of मार्च, जो कि दिल्ली में ही आयोजित हो रही है। और आप जरूर हमारे चैनल पे उसका प्रमोशन देखेंगे, उसकी कवरेज देखेंगे और उसका लॉन्चिंग देखेंगे। और बहुत ही अच्छे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, वो रेडिसन दिल्ली में ही हो रहा है। एंड हम उसकी बहुत एक ग्रैंड लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें महिला भी काफी जुड़ी हैं, वो महिलाएं जुड़ी हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वुमेन करके एक एसोसिएशन है जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो कि काफी वुमेन लीडर्स को प्रमोट करती हैं। और उनके कोलैबोरेशन में हम इस बुक को लॉन्च कर रहे हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मनीषा जी ने, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया आरती जी के साथ। और वो भी एक मल्टी पर्सनैलिटी है जो कि एजुकेशन के उसमें या एनिमल लवर के उसमें और समाज सेवा के उसमें उनकी एक एक कहानी उन्होंने ऐसी ली है कि एक एक हीरा है वो, एक एक कहानी उस किताब में। तो वो भी हम जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे अपने काशा के पेज पे। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग को उसको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार देंगे। जी Congratulations Karan and all the best for that. जी। और जो तीसरी हैं वो भी मतलब उनकी बुक तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। उन्होंने गीता के ऊपर काव्य संग्रह लिखा है। तो गीता कृष्ण की सिद्धांत कर्म का करके उन्होंने एक बुक लिखी है। तो वो भी एस्टैब्लिश राइटर हैं, तो मुझे अकेले हैंडल नहीं करना पड़ रहा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ना कहते हैं ना, साथ संग में शक्ति है, तो हम सब साथ में कर रहे हैं। और हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि हम हिंदी लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर को तो आजकल के बच्चे यूं ही उठा लेते हैं, लेकिन हिंदी लिटरेचर को हम बढ़ा सके। मतलब हमारा मोटिव शताक्षी का यही है कि हम हिंदी लिटरेचर को बढ़ाएं। तो हम इंग्लिश को कम प्रमोट करते हैं। कम क्या, हम प्रमोट ही नहीं कर रहे, एक तरीके से हम हिंदी लिटरेचर को ही प्रमोट कर रहे हैं। और चांस की बात है, अभी तक हमारे पास सिर्फ काव्य वाले लोग जुड़े हैं, या तो शायद अब इसको सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि लोग हमें सिर्फ एक कवि के तौर पे देख रहे हैं,
कहानीकार के तौर पे नहीं देख रहे, तो कहानियां नहीं डालते लोग उस मंच पे। पर जो भी आप में से जुड़ना चाहे तो फेसबुक पे शताक्षी करके आप टाइप करेंगे तो वो पेज खुल के आएगा और आप उससे जुड़े। और जो कहानीकार हैं, हम चाहते हैं कि कहानीकार आगे आए, क्योंकि ऐसा नहीं है फीमेल कहानीकार कम है, मेल कहानीकार ज्यादा होते हैं। तो फीमेल को फीमेल ज्यादातर काव्य में हाथ रमा करती हैं। तो आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और ये इस मंच से हम भी जरूर जुड़ेंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इस चीज का शायद पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगा, लेकिन महिला कहानीकार भी हैं और मेरे पास जितनी भी है मैं जरूर उन्हें जोड़ूंगी, क्योंकि आप लोग जो जिस उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य को आगे लाना है, तो ये उद्देश्य बहुत ही आजकल के टाइम पे बहुत जरूरी है। नहीं, मैंने कहा महिला कहानीकार कम है, कम है नहीं लेकिन कम है। कम नहीं है, वो आगे नहीं आ पाई हैं, लिखती आगे बहुत नहीं आ है, पाई। लेकिन उनको बस ऐसी कासा एंटरटेनमेंट की जैसे उनको प्लेटफॉर्म चाहिए जो आगे आए, और जो ये जी। मंच शुरू कर चुका है और धीरे धीरे आएंगे। वो कहते हैं ना कि सैलाब जो है वो अभी ठहरा हुआ है, जब आएगा ना। नहीं, सही बात है सारिका जी। मेरा मालूम है ये है कि शायद कहानीकार महिला इसलिए कम होती है कि कहानी जब लिख रहे होते हैं ना, तो आपको पूरा एलोबरेट करके लिखना होता है। तो नहीं मनीषा जी, कहानी औरतें बहुत ज्यादा लिखती है, उनको बस नहीं, वो एक रास्ता नहीं मिला है, वो आगे बढ़ नहीं पाती है, नहीं ये कहीं ना बात कहीं है, पर कहीं मुझे ना कहीं लगता वहां पे है डोमिनेट हो जाती है और वो अपनी कहानी एक डस्टबिन में डाल के रख देती है। कहानी में आपको बहुत कुछ कहना पड़ता है। कई बार ना आपके शब्द कठोर भी हो सकते हैं, तो महिलाओं को लोग एक्सेप्ट नहीं करते एज कहानीकार, क्योंकि वो कठोर शब्द महिलाओं से बर्दाश्त नहीं किए जाते। कोमल मान करके आप काव्य लिखेंगे, काव्य में आप बहुत कठोर होते नहीं हैं, तो वो सॉफ्टली तो लोग अच्छा हाँ लिख दिया कोई बात नहीं, उतनी गाली नहीं दी। लेकिन कहानी में गाली दे दी आपने, अगर कह दिया कुछ आज की गंदगी उजागर कर दी तो गाली दे दी आपने। काव्य में आप बहुत प्रेम से उसको उजागर कर रहे हो तो कोई उतना नहीं बुरा मानता, लेकिन महिला कहानीकारों को नहीं लोग उतना वो करते। ये भी बात सही है, लिखती हैं बेचारी डस्टबिन में डाल देती हैं, सारिका जी की भी बात सही है। डस्टबिन में डाल देती है, उनको बढ़ावा नहीं मिलता, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब सब कदम बाहर निकाल लिए हैं और तो ये महिलाएं लेकर के यहाँ हम तो अगर कदम आ गया तो निश्चित हम खुद बढ़ाने के लिए तैयार हैं कि चरण शॉर्ट जी की जो किरण है ना वो ऊपर तक लेकर जाएगी। नहीं, मतलब मैं तो चाहूंगी कि हमारे मंच से जुड़े महिलाएं और कहानियां लिखें। हम तो 100 200 वर्ड वाली कहानियां भी वो करते हैं, ताकि वो कहानियां ये है कि हम कंपाइल करवा के हम क्यों नहीं महिलाएं। बहुत बड़ा मिथ है एक समाज में कि महिलाओं की एक मतलब शताक्षी का एक मोटिव ये भी था कि हम इस मिथ को दूर कर सकें कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो ये संस्था चलाई इसलिए गई थी कि भैया औरत हैं हम और हम औरतों को ही बढ़ावा देंगे, हमारी जैसी और औरतें आगे आनी चाहिए। तो ये समाज में जो भ्रांति फैलाई गई है ना औरत की दुश्मन है, उस मिथ को तोड़ना भी बहुत जरूरी था। तो इसलिए भी साक्षी में मेल्स को, हालांकि हमसे बहुत सारे मेल नाराज भी हुए इस बात पे कि आप लोग मेल को वेटेज नहीं देते, पर बात यह है कि अगर हम महिलाओं को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। नहीं, आप बहुत ही नेक और बहुत ही प्योर उद्देश्य के साथ ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल इस मंच से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और बहुत सी कहानियां भी आएंगी, तो ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच अपनी इस पुस्तक के विषय में बताने के लिए। तो आपको बहुत सारी बधाई और आपकी पुस्तक बहुत ऊंचाइयों को छुए। थैंक यू मनीषा जी। तो अब हमारी जो अगली वक्ता है वो मैं आमंत्रित करूंगी एकता सिरीकर जी को, जो कि एक लेखिका होने के साथ ही आकाशवाणी में अनाउंसर के पद पर भी कार्यरत हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनकी पुस्तक मैं तुम्हें यही मिलूंगी एक काव्य संग्रह है। तो चलिए आइए सुनते हैं इनकी पुस्तक के विषय में इन्हीं की जुबानी। स्वागत है आपका एकता जी। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है दीदी? जी बिल्कुल आ रही है। तो
सबसे पहले तो इस मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला। तो शुरुआत करते हैं। मेरा संक्षिप्त परिचय दीदी ने दिया ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। हिंदी से काफी लगाव रहा है और बचपन से ऐसा था कि हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने की वजह से हो या जैसे भी हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने की वजह से हो, तो इस वजह से मैंने आकाशवाणी की जो परीक्षा है वो पास की। मैं कैजुअल अनाउंसर के पद पर 4 साल से वहाँ पे कार्यरत हूँ। और इसके अलावा मैं एक सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हुई थी, जो संस्था घरेलू महिला कामगारों के लिए काम करती थी। और इसमें अगला प्रश्न है कि आपको किताब लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये इसके 2-3 कारण रहे हैं। बचपन से अक्सर ऐसा होता था कि मेरी जो नानी जी थी, जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो हमेशा मतलब किसी का भी जन्मदिन होता था, खासकर मेरा जन्मदिन होता था, तो वो जब मैं पढ़ने लिखने लायक हुई या समझने लायक हुई, तो वो मेरे जन्मदिन पर हमेशा एक कविता लिख करके गिफ्ट किया करती थी। तो मुझे हर साल वेट करना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करती थी कि इस बार उनकी कविता में क्या ख़ास होने वाला है। और मैंने अक्सर देखा कि 75 साल की उम्र के बाद भी उन्होंने लिखना शुरू रखा। तो एक चीज़ ये थी कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया लिखने के लिए। और इसके अलावा मेरी जो किताब है, जो काव्य संकलन है, ये पूर्णतः महिलाओं पर आधारित है कि उनके साथ समाज में क्या-क्या घटता है। वो प्रेम में पड़ती हैं, कभी ठगी जाती हैं, कभी कभी उसी प्रेम में निखर जाती हैं। तो ये मंच ऐसा है कि मुझे अपनी पर्सनल चीज़ शेयर करने में कोई भी झिझक नहीं है, इसलिए मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं भी प्रेम में ठगी गई। और हुआ यूँ था कि मतलब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि एकता जी आप म्यूट हो गए थे, शायद आपको दोबारा हाँ, बोलना हाँ। पड़ेगा। तो सर कुछ नेटवर्क इश्यू था। जी। तो सर झिझक यहाँ पे नहीं है इस मंच पे वो साझा करने के लिए कि हाँ, मैं प्रेम में थी और प्रेम में मैं ठगी गई। तो ये बात इतनी बढ़ गई कि मुझे उसके लिए हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़ी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, तो अक्सर मैंने देखा है अपने आस-पास कि लड़कियों के साथ जब भी इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो पेरेंट्स अक्सर ये करते हैं कि उस बात को वहीं पे दबा देते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स, भगवान की दया से आज भी मैं शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि उन्होंने मेरा पूरा-पूरा साथ दिया। और पापा ने सबसे पहले मुझसे यही बात कही कि बेटा अगर तुम गलत नहीं हो तो पीछे कदम नहीं हटाना। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो लड़ाई मैंने लड़ी और मैं आज भी लड़ रही हूँ वो लड़ाई। उसके बाद मुझे अंदर से ये प्रेरणा मिली कि जिन चीज़ों को मैंने देखा है, मेरे अलावा भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी, ऐसी महिलाएँ होंगी जो कहीं न कहीं इस तरह की समस्याओं से जूझ रही होंगी। इसके अलावा जब मैं एनजीओ में काम करती थी, तब मैंने कई ऐसी बच्चियों को देखा। हम अक्सर लेबर्स के साथ काम करते थे, ऐसी महिलाएँ जो माइग्रेंट्स हुआ करती हैं। और चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और यहाँ पे आदिवासी जनजाति बहुत है, तो यहाँ की बच्चियों को अक्सर दिल्ली, मुंबई ले जाया जाता है और वहाँ पर उनसे घरेलू काम कराए जाते हैं। तो ये सारे काम जब उनसे कराए जाते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि उन्हें बंधुआ मज़दूर बनाकर रखा जाता था। और फिर जब ये खबर हम तक आती थी, उनके पेरेंट्स हम तक आया करते थे, तो वो बताते थे कि हमारी बच्ची वहाँ पर है, हम उससे मिल नहीं पा रहे हैं, हमारा फ़ोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब बहुत सारी कार्यवाही करने के बाद, यहाँ की पुलिस की मदद के बाद हम बच्चियों को रेस्क्यू करा के लाते थे। और कुछ-कुछ बच्चियों की हालत ऐसी होती थी कि वो नाम तक बता पाने में समर्थ नहीं होती थी। मतलब वो इतने शॉक में हुआ करती थी। तो इन सब बच्चियों से मुझे प्रेरणा मिली। और बचपन की एक घटना भी थी जिसने मुझे इंस्पायर किया लिखने के लिए। एक्चुअली मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और 11th में जब मैं बहुत लिखा करती थी, तो मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि मतलब मैं अपने रिलेटिव्स के पास थी पढ़ने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि इसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है बिल्कुल और ये तो सिर्फ लिखती ही रहती है, तो उन्होंने मेरी डायरी ज़ब्त कर ली थी। और उसके बाद मुझे याद है कि लगभग 3 साल तक उन्होंने मुझे कुछ भी लिखने नहीं दिया। और मेरे साथ परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं साँस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा लगता था मुझे जब मैंने लिखना छोड़ा। तो वो सारी जो चीज़ें थी वो एक मुश्त होकर के फिर इन कविताओं के रूप में निकली। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ऑफ़िस का काम भी घर से ही शुरू था।
तो फिर मैंने उन कविताओं को इकट्ठा किया और मुझे बताने में थोड़ी भी झिझक नहीं है या मुझे गर्व होता है कि उस टाइम पे मेरी मुलाकात निधि दीदी से हुई और फिर मैंने उनसे पूछा कि दीदी मुझे पब्लिश करानी है ये कविताएं, और मेरा उनसे संपर्क हुआ और जिनसे भी मैंने ये पब्लिश कराई कविताएं, मैं निधि दीदी के थ्रू उनसे मिली और फिर दिसंबर 2020 में मेरा ये काव्य संकलन मैं तुम्हें यही मिलूंगी ये आया। तो ये सारी चीजें थी और इसके अलावा अगर आगे बात करूं तो इस पुस्तक ये पुस्तक कैसे सामाजिक चेतना को प्रभावित करेगी, ये प्रश्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी समाज में ठीक है, बहुत ज्यादा वर्तमान में क्या हाईटेक हो गया है, लड़कियां भी आगे आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अपने साथ परिस्थितियां देखी, चाहे वो एनजीओ से जुड़ी हुई बच्चियों की हो या खुद की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी महिलाओं को और बच्चियों को कानूनी शिक्षा ठीक से नहीं मिल पा रही है। तो ये उनका हक है, अधिकार है। तो कई बार क्या होता है कि उनके साथ बहुत सारी जाति होती है, लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं कर पाती हैं या उनके पेरेंट्स हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे आ गए हैं और किस तरह से इन सारी चीजों से जूझें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कविताएं हैं ये कहीं ना कहीं पे उन पे असर करेंगी और इस तरह से ये एक सामाजिक चेतना जगा सकती हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि ये जो कविताएं हैं इस किताब में वो सिर्फ महिलाओं पर हैं या महिलाओं के साथ जो भी समस्याएं हैं, उनके जो संघर्ष हैं। एक्चुअली मैंने घर पे ही देखा, एक सपोर्ट सिस्टम जो तैयार होता है वो अपने घर से ही होता है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि कोई स्त्री अगर आगे बढ़ती है तो उसे रोकने वाला सबसे बड़ा और सबसे अहम जो इंसान होता है वो पुरुष होता है। सब बिल्कुल भी नहीं है। मुझे याद है कि मेरा सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम मेरे पापा थे और उसके बाद मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प की। इसके अलावा मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मुझे ये लिखने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसे लोगों को मैं एक कृष्ण की तरह देखती हूँ कि वो मेरे जीवन युद्ध में जो भी चीजें चल रही थी उसमें वो सारथी बन के आए और उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। तो उनसे संबंधित कुछ कविताएं भी हैं मेरे संकलन में। तीसरा अगला जो सवाल है उसमें ये था कि ये पुस्तक लिखने से पहले आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो चुनौतियां, बहुत बड़ी चुनौतियां तो नहीं आई, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब आप किसी से ये शेयर करते हो कि हाँ मैं भी बुक लिखूंगी या मेरे पास कविताओं का संकलन है, मैं ऐसा करूंगी, तो सबसे पहले लोग हंसते हैं। तो अक्सर ऐसा होता था जब मैं ऑफिस में काम कर रही होती थी और मैंने एक बार सिर्फ जिक्र किया था कि मैं बुक लिखने वाली हूँ और मेरी बात चल रही है 2-3 पब्लिशर्स से, तो मेरा जो स्टाफ था वो हंसने लगा। मतलब उन्होंने बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया और फिर उसमें से एक महिला ही थी जिन्होंने बोला, अच्छा अब आप बुक लिखेंगी तो बेटर है कि आगे की जो भी रिपोर्ट्स है वो आप ही बनाएं, आप बहुत ज्यादा इसमें अनुभवी हैं। तो मुझे ये बात बहुत चुभ गई थी। मैंने बोला कि अब ऐसे जवाब नहीं दूंगी इनको मैं। जिस दिन मेरी बुक आ जाएगी तो फिर मैं वो बुक लेकर के मिठाई के साथ जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि थैंक यू सो मच, आपकी प्रेरणा की वजह से ही ये बुक मैं पब्लिश करा पाई और ये आज मेरे हाथों में है। तो ये चीजें हुई थी। और चुनौतियां ये थी कि कई बार ऐसा होता था कि मन में बहुत सारे विचार होते थे, तो उस टाइम पे इंसान कभी कभी इतना भावुक हो जाता है अपने अनुभवों से या उसके साथ जो भी घटनाएं होती हैं, तो उस टाइम पे वो लिख नहीं पाता है। तो ये भी समस्याएं आई, लेकिन ये है कि इन समस्याओं से भी मैं पार गई और मैंने लिखना जारी रखा और फिर ये काव्य संकलन दिसंबर 2020 में सबके सामने आया। इसमें अगला सवाल ये है कि ये पुस्तक लिखकर आपने अपने भीतर किस तरह का परिवर्तन महसूस किया। तो सच कहूँ तो परिवर्तन तो बहुत आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिखना मेरे लिए एक मेडिटेशन है। मतलब जब भी मैं लिखती हूँ, फ्रस्ट्रेट होती हूँ, तो मतलब मुझे शांति जो मिलती है वो लिख कर मिलती है, चाहे वो मैं अपना दिन भर का एक्सपीरियंस लिखूं, कोई कविता लिखूं या कोई लेख लिखूं। तो ये मेरे लिए मेडिटेशन है। इसलिए ये सब चीजें जब हुई मेरे साथ और मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटी, तो जब मैंने ये काव्य संकलन लाया या ये बुक जब पब्लिश हुई, तो मेरे अंदर एक था कि जो नेगेटिविटी थी वो तो दूर हुई। इसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप में बहुत शांत हो गई। बहुत मैच्योर तो नहीं कहूंगी अपने आप को, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि पहले से ज्यादा मैच्योरिटी मुझ में आई। मैंने वो चीजें देखी, अपने आप में वो बदलाव देखा। और सबसे बड़ा बदलाव वो होता है जब सामने वाला आपको बोलता है कि हाँ अब आप में वो चीज दिखने लगी है, आप बहुत मैच्योर लगने लगे हो, आप जो लिखते हो उसमें बहुत सारी
ऐसी चीजें दिखने लगती हैं कि आप बहुत परिपक्व हो गए हो। ये चीजें मैंने गौर की। और काशा के विषय में अगर मैं बोलूं तो ये मेरा पहला मंच है, मतलब काशा के साथ ये पहला ऐसा अवसर है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी करण सर को और निधि जी को कि मुझे इस मंच पे आने का उन्होंने मौका दिया। क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मंच देखे हैं या मैंने ऐसे कई अवसर ज्वाइन किए हैं, उनके साथ मैं रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ। क्योंकि कई मंच ऐसे होते थे जहाँ पे बहुत मतलब ऐसा लगता था कि आप बोल नहीं पाओगे, आप बंधे बंधे से रहते हो, ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुल के अपने विचारों को यहाँ पे साझा कर पा रही हूँ आपसे। और ये बहुत अच्छा मंच है और मेरी आगे कोशिश रहेगी कि मेरा एक नॉवल पे काम शुरू है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं काशा के साथ उस पे काम कर सकूं। क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं थी, अभी कुछ टाइम पहले ही पता चली कि काशा के थ्रू बुक पब्लिकेशन का काम भी होता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है मेरे लिए, मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी काशा के साथ। और ये मेरी बुक है, इसका नाम है मैं तुम्हें यही मिलूंगी। इसमें मेरी 45 कविताएं हैं और ये बुक अमेज़न पर उपलब्ध है। बहुत बहुत बधाई एकता आपको। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, एक कविता इसमें से जरूर सुनाइए। बिल्कुल। एक अक्सर ये मिथ होता है समाज में कि शादी से पहले पुरुषों की प्रेमिकाएं, फिर बाद में उनकी पत्नियां। तो उस पर मैंने ये कविता लिखी थी, पत्नियां और प्रेमिकाएं। उसका शीर्षक है, पत्नियां उपाधि हैं सदा सदा के लिए नाम से जुड़ जाती हैं। पत्नियां उपाधि हैं सदा सदा के लिए नाम से जुड़ जाती हैं। प्रेमिकाएं होती हैं किसी शील्ड की तरह, वक्त रहते भुला दी जाती हैं। पत्नियां तुलसी होती हैं, पत्नियां तुलसी होती हैं, मर्यादाओं में बंधकर भी घर आंगन महकाती हैं। प्रेमिकाएं गुलाब की पंखुड़ियां हैं, ये किताबों में संजोई जाती हैं। पत्नियां गर्व से दिखाती हैं अपनी शादी की तस्वीरें। पत्नियां गर्व से दिखाती हैं अपनी शादी की तस्वीरें। प्रेमिकाएं मोबाइल के किसी सीक्रेट फोल्डर में सहेजी सेल्फियां देखकर ही मन बहलाती हैं। प्रेमिकाएं मोबाइल के किसी सीक्रेट फोल्डर में सहेजी सेल्फियां देखकर ही मन बहलाती हैं। पत्नियां रहती हैं घूंघट में आबरू बनकर। पत्नियां रहती हैं घूंघट में आबरू बनकर। प्रेमिकाएं हर बंधन हर दहलीज लांघ जाती हैं। प्रेमिकाएं लड़ जाती हैं अपनों से और छोड़ देती है घर प्रेमी के लिए। प्रेमिकाएं लड़ जाती हैं अपनों से और छोड़ देती हैं घर प्रेमी के लिए। पत्नियां सिर्फ खातिर पति की वहीं उसी क्षण रुक जाती हैं। प्रेमिकाएं होती हैं जद्दोजहद में पत्नी का दर्जा पाने को। प्रेमिकाएं होती हैं जद्दोजहद में पत्नी का दर्जा पाने को। पत्नियां रिझाने का हुनर सीखकर प्रेमिकाएं बन जाना चाहती हैं। पत्नियां वामांगी होती हैं, पत्नियां वामांगी होती हैं, व्रत तीज और करवा चौथ का निभाती हैं। पत्नियां वामांगी होती हैं, व्रत तीज और करवा चौथ का निभाती हैं। प्रेमिकाएं चाहे लाख तपे लाख सहें, दर्जा वो दूसरी औरत का ही पाती हैं। पत्नियां नींव है कुल निर्माण की, पत्नियां नींव है कुल निर्माण की। प्रेमिकाएं प्रेरणा का आकाश बन जाती हैं। पत्नियां सावित्री हैं, पति को अंतक से बचा लाती हैं। पत्नियां सावित्री हैं, पति को अंतक से बचा लाती हैं। प्रेमिकाएं राधा होती हैं, प्रतीक्षारत रहते हुए पाषाणों पर भी प्रेम की दूब उगा जाती हैं, प्रेम की दूब उगा जाती हैं। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर एकता आपने सुनाया। और अब मैं आपके लिए दो शब्द कहूंगी कि आपने जो बेबाक अपने जीवन का जो परिचय दिया और अपने जो अनुभव शेयर किए, उसके लिए मैं आपको शाबाशी दूंगी कि इस तरीके का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं और शायद नहीं ही कर पाते हैं। और मैं इसे दुर्भाग्य नहीं कहूंगी, क्योंकि कोई भी दुख या कोई भी परेशानी आती है तो वो कभी दुर्भाग्य नहीं लाती, वो हमें हीरे की तरह चमका के जाती है। बिल्कुल। तुम उतना ही शाइन कर रही हो,
उतना ही शाइन कर रही हो, और ये बड़ी ही गर्व की बात है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े रहे, और उसके बाद आप सामाजिक संस्था से जो जुड़ी हैं और उनके लिए काम जो कर रही हैं आप स्त्रियों के लिए, वो भी एक बहुत ही शाबाशी की बात है। तो मैं इस पुस्तक के लिए तो बधाई दूंगी ही, और जो आप काम कर रही हैं उसके लिए भी बधाई दूंगी, और ऐसी ही लड़कियों की आज जरूरत है समाज को। तो आप एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं, और मुझे गर्व है कि आप हमारे संपर्क में हैं, और अगली पुस्तक के लिए काशा से आप जुड़ेंगी, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और एक चीज और कहूंगी कि एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, ये क्वेश्चन है मेरा, कि आपने कहा कि प्रेम में ठगी गई, ये शब्द है, ठीक है। प्रेम में जो लड़कियां ठगी जाती हैं, ये अनुभव रहा है, तो आप उन्हें क्या संदेश देंगी कि वो आज जो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कोई ठगा नहीं जाएगा, पर फिर भी आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं कि आजकल का जो सोशल मीडिया है या ऑफलाइन भी आप देखें तो वो किस तरीके से सामना कर सके, ये एक सामाजिक संस्था के जो एक रूप में भी आप, ये मेरा क्वेश्चन ही रहेगा कि किस तरीके क्या संदेश देंगे आप उन लड़कियों। निधि जी, आपके सवाल का जवाब एकता दे उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी, बोलिए। क्यों प्रेम में ठगी सिर्फ लड़कियां नहीं जाती, कई बार पत्नियां पुरुष भी हाँ एक्चुअली एक अनुभव बड़ा मुश्किल है देना किसी के लिए भी। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए नहीं नहीं, स्त्रियां कहूंगी मैं, सही उपयुक्त शब्द शायद ये रहेगा। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्रेम करते हैं या आप प्रेम में होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही व्यक्ति के साथ हैं तो आप निखर जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अगर दुर्भाग्य कहें या कुछ ऐसी परिस्थितियां, तो ऐसी चीजें हो जाया करती हैं। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगी कि ये सब चीजों से डर कर ऐसा नहीं कि आप प्रेम में मत पड़िए, प्रेम में पड़िए। प्रेम जो है वो मतलब दुनिया से परे है, प्रेम के अलावा तो किसी भी चीज की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ये डिवाइन है बिल्कुल। और बिना उसके आप में एक लेखक हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर वो भाव नहीं है, तो आप लिख ही नहीं सकते कुछ भी। और रही बात इसकी कि जो ठगी जाती हैं लड़कियां, उनके उनके लिए कुछ जो भी है, तो ये कहूंगी कि अभी जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, तो अक्सर जो बच्चियां होती हैं, हमारे पास भी कुछ केसेस आते हैं, तो वो लोग अननोन इंसान से बिना उसकी पहचान जाने ये किए, कुछ कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी फोटो शेयर कर रही हैं, अपनी पर्सनल जानकारी शेयर कर रही हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनको आप जानते हो उनके साथ भी नहीं करना चाहिए, मुझे ये लगता है। और वो तो अजनबी की बात खैर अलग है। आप सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आप प्रेम कीजिए, लेकिन ये है कि वहां पे भी सतर्कता जरूर रखिए, क्योंकि ये चीजें बता कर नहीं आती हैं कि हाँ अब आपके साथ धोखा होने वाला है तो अब आप संभल जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें जब मेरे साथ हुई तो ऐसा नहीं था मेरे साथ कि 6 महीने और 8 महीने, 4 साल बाद मैं ठगी गई। मतलब मैं ठगी जा रही थी, लेकिन 4 साल तक मुझे ये पता नहीं था। लेकिन जब पता चला, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये सब चीजों से निकलते हो, जैसा आपने भी बोला कि ये चीजें आपको हमेशा हीरे की तरह तराशती हैं, बिल्कुल तराशती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज अगर मेरे जीवन में नहीं आई होती, तो सबसे पहली चीज तो मेरा ये काव्य संकलन आया नहीं होता। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जब ये सारी चीजें हुई मेरे साथ, तो इन सब चीजों से डर कर घर पे बैठने की बजाय मैंने अपना पूरा पूरा ध्यान अपने काम पे और लिखने पे लगाया। तो मुझे आज इस चीज के लिए बहुत संतुष्टि महसूस होती है कि हाँ, मैंने ये काम अच्छा किया, उन सारी चीजों को मैंने हटाया और मैंने इस पे। तो आज भी जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, जिनको पता है कि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई, जब वो मुझसे मिलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि बहुत बदलाव आया है। मतलब लड़कियां टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, तुम क्या हो, मतलब ऐसे निखर करके सामने आ रही हो, जलन होती है तुमसे। मतलब ये मेरी तारीफ नहीं है, मैंने जो सुना वो मैं बताती हूँ। तो ये सुन करके मन में एक कहीं ना कहीं आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। तो बस एक सारांश में अगर यही बोलना चाहूँ तो यही बोलूंगी कि प्रेम कीजिए, बिल्कुल कीजिए, इश्क कीजिए, बिल्कुल कीजिए, उसमें पढ़िए, उसको जी जाइए, क्योंकि ये आपको हर चीज देता है। आप जो करना चाहो आप उसमें निखरते हो। लेकिन ये है कि इंसान की परख जरूर कीजिए, और ऐसी कोई भी चीज मत कीजिए, क्योंकि सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका साथ दें। समाज में आज भी एक रूढ़िवादिता है, इतना भी हम अपने आप को मॉडर्न कह लें,
लेकिन ये है कि अगर आप इन सब चीजों में हैं तो आप बोल्ड भी उसी तरह से बनिए। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको आगे से कोई ठग ना सके। हालांकि अगर हम एक पहलू देखें तो अनुभवों से ही हम सीखते हैं, लेकिन ऐसे भी अनुभव आने का मौका मत दीजिए जो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। बस यही कहना वैसे भी चाहूंगी। छल, धोखा, ठग ये सारे आदमी को मजबूत बनाता है और आप बिल्कुल बिल्कुल मजबूत बन गई बिल्कुल हैं। वही निधि बिल्कुल। जी यही कहना है, एकता ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रेम में ठगे जाने के बाद प्रेम ना बंद करेंगे। और ठगी सिर्फ लड़कियां नहीं, कई बार लड़के भी बड़े ठगे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ सहमत हूँ तो सहमत हूँ। ठगी तो किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ये तो आप जितने बड़े होते हैं, जितने चीजों से सीखते हैं, परिपक्व होते हैं, तब आप जानना वो करते हैं। ये एक जब बहुत आप बड़ा इंडलेस टॉपिक है, इस पे हाँ कभी लंबी नहीं चर्चा होगी अच्छा होगी। कि ठगे क्यों हाँ, जाते हैं और ठगी क्यों हाँ, जाती है। पर एक ही बात जो अच्छी एक एहसास है उसे निश्चल भाव से करना चाहिए और बिल्कुल तब परखना चाहिए, इजहार एक पहले नहीं करना चाहिए। एकता ने वरना ठगे तो दोनों ही जाएंगे। ठगे तो दोनों ही क्योंकि जाएंगे। अभी 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 क्या है ना, वो ठगों की बस्ती है। हाँ, नहीं, पर एक बहुत अच्छी अब बात वो बात नहीं रही, वो कि प्यार नहीं रहा, वो बातें नहीं रही, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमारी जो जितने भी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, वो सारा कुछ विलुप्त होते जा रहा है। तो हाँ, वो सच जो है ना, वो है ही नहीं। ठीक बात है। तो नहीं उन सब एकता चीजों को लाना पड़ेगा और उन लाने के लिए हमारी जो सोच है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, वो हमें अपने अंदर उतारना पड़ेगा पहले। बिल्कुल नहीं, एकता ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रेम करना बंद नहीं करें। हम्म। प्रेम एक ऐसी चीज है, मेरा मानना है, प्रेम ऐसी मनीषा जी, उसके बिना तो दुनिया है नहीं ना। है ही वो नहीं। है तो ही प्रेम तो तो है, कहीं ना कहीं अभी भी है, विश्वास है। वही मैं कह रही हूँ सारिका जी, प्रेम हमेशा बनाता ही बनाता है। मिल जाए तो जीवन बन जाता हाँ, है, और बस ना मिले तो व्यक्तित्व बन जाता है। बिल्कुल तो सही बात। प्रेम बिल्कुल बहुत बनाता बहुत बढ़िया एकता बात ने कही दीदी। बहुत एकता बहुत जी ने बहुत बढ़िया समय ही बहुत कम सुंदर है और जवाब आगे दिया। आगे और लिया जाए। हाँ जी। ने बहुत सुंदर जवाब दिया एकता आपने, और आपकी पुस्तक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब वैसे तो हमने सुना ही है कि आपकी पुस्तक खूब ऊंचाइयों को छू रही है और आगे और भी ऊंचाइयां छुए। तो हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और ऐसे ही लिखते रहिए और सुंदर सुंदर कविताएं हमारे साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच एकता। तो अब मैं सीधा करण जी के पास मंच सौंपूंगी। तो करण, आप इसका आप संभालिए मंच, और जो काशा की तरफ से संदेश है वो हम सबके साथ शेयर कीजिए। निधि ने भी संचालन बहुत अच्छा किया, आज मैं पहली बार देख रही हूँ। बातें तो होती रहती है। थैंक यू सारिका जी। जी जी, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ्रॉम द टीम ऑफ काशा की तरफ से। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज डॉक्टर मनीषा, रंजना जी, निधि जी, सारिका जी, रेणुका जी, आई मीन यू नेम इट एंड वी हैव इट। मुझे लग रहा है कि कोई इसके परे मैं जितना उतना दूर तक देख पा रहा हूँ, मेरी नज़र में टॉप मोस्ट जो इस वक्त लोग हैं जो लिखते हैं और जो साहित्य की चर्चा करते हैं, साहित्य क्षेत्र में काम कर सकते हैं, और वो इस काशा के मंच में जुड़े हुए हैं। और आई बिलीव ये ब्लेसिंग्स हैं, दीज आर द ब्लेसिंग्स आप सब लोगों की, कि हम इसको सक्सेसफुल कर पा रहे हैं और हर महीने कुछ ना कुछ अपना एक नया प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और कुछ ना कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। और मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे को खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो ये आपका कम सीखना होता है, मेरा ज्यादा सीखना होता है। आप ये समझिए कि मैं लोभी हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट छुपा होता है कि शायद मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा सा समय जो भी साथ सुनने को मिलता है, हम उसमें बहुत कुछ सीखता हूँ। और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम आपकी रचनाओं को, आपकी अच्छे काम को बाकी लोगों तक पहुंचा सके। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे लग रहा है कि अब हमारा काशा का परिवार बड़ा हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आप लोगों ने आज सैटरडे के दिन इतना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। एंड आई वांट टू थैंक प्रेरणा एज वेल कि उन्होंने आज अपना टाइम दिया। शी इज डूइंग अमेजिंग वर्क, बहुत थैंक यू, अच्छा कर रहे हैं वो। आज हमारे साथ थैंक यू पहली सो बार मच। वो हमारे साथ होस्ट एज जुड़े हैं, और बहुत अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं ये, और काफी सीनियर पोजीशन पे हैं।
और हमें भी पीछे से सपोर्ट करते रहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट में, और बहुत अच्छा लिखती हैं ये भी, और गाना भी लिखती हैं ये। और मैं चाहूंगा कि हम इसका सेशन का जो समाप्ति है इनके कुछ गाने से या इनकी कुछ कविता से करें। और थैंक यू अगेन, थैंक यू वंस अगेन। सो ओवर टू यू प्रेरणा जी। Thank you so much Karan again for giving me this opportunity. इस गाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने लाइफ के ऊपर कुछ बताना चाहूंगी कि मैंने गाना किस परिस्थिति में लिखा था। तो एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत ना बबली लड़की रही हूँ, बस जीवन का एक मकसद था हंसना और हंसाना। फिर उसके बाद अपने शहर को छोड़ के जब मैं हॉस्टल में गई, डीयू में मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा, तो तब थोड़ी हेल्थ इशू मेरी लाइफ में आने लगे। उसके बाद मैं मुंबई गई तो फिर हेल्थ ऐसी हो गई, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। तो उसी समय पे मेरे पापा की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एक्चुअली उन्हें सीवियर डिप्रेशन था, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आने लगी, और मेरी मम्मी भी इसकी वजह से उनकी लाइफ स्टेट बहुत लो हो गई। फिर पूरी दुनिया में ना मुझे समझ में नहीं आता था कि किसकी कुंडली खटखटाऊं। तो तब मेरे जीवन में मैंने रेकी एनकाउंटर करी, मैंने रेकी सीखी, फिर मैंने बुद्धिज्म एनकाउंटर करा, और फिर मैं अपने अंदर ही कहीं ना कहीं मैं लीन होती चली गई, और मुझे पता भी नहीं चला। और मैं सच्ची बताऊं, आई एम फ्रॉम ICSC बोर्ड, मैंने हिंदी सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ी है, और मेरी हिंदी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ मेरी जो भावनाएं हैं वो मैं हिंदी में ही व्यक्त कर पाती हूँ। और डरती थी क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने कभी अपनी बुक नहीं निकाली, और अपनी ये जो भावनाएं हैं वो मैं अपने चैनल पे सबके साथ शेयर करती हूँ। तो बस अपनी जीवन को समर्पित किया है मैंने ये गाना। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये जरूर पसंद आएगा। आरज़ू थी दिल में कुछ कर दिखाने की, आरज़ू थी दिल में कुछ कर दिखाने की, अपनी मंजिल पर जब चली मैं आई कई मुश्किल न देखा, कब हुआ सवेरा न देखी आती शाम, बस वो चाहती अपनी आरज़ू को मुझे पाने की, आरज़ू थी दिल में कुछ कर दिखाने की, चली थी मैं उस मंजिल पे बस खुद के सहारे, मिलते कहाँ इस दुनिया में आसानी से किनारे, रोई खुद में खोई खुद में, फिर जाके मिला मुझको सहारा, आरज़ू थी दिल में कुछ कर दिखाने की। थैंक यू वाह सो वाह, मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही प्यारी आवाज, प्यारा गाना। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू प्रेरणा जी। और इसी से ही हम इस शाम को इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और आप सब लोगों ने आज सैटरडे के दिन अपना टाइम निकाला, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू किरण जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू किरण खास Thank you. करके इस मंच के लिए, Thank you, समझने Karan के जी। लिए। थैंक यू Thank you, निधि, Dr. Manisha. प्रेरणा, Thank you. मनसा जी, थैंक यू। जी जी, थैंक यू।